नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जामताड़ा में ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, कुख्यात अपराधी हथियार और जेवरात संग गिरफ्तार। रामगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, चुटू पालू घाटी समेत 3 सड़क हादसों में 2 की मौत, कई घायल। झारखंड के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात से सतर्क रहने की चेतावनी। बालू की आसमान छूती कीमतों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, ट्रैक्टर रोक सड़क जाम कर किया विरोध। बंगाल के कांगता में बिना अनुमति बनी 11 दुकानों पर पंचायत सख्त, 5 दिनों में मांगा जवाब। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम जामताड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि फतेहपुर थाना क्षेत्र में बीते 29 मई की रात स्वर्ण व्यवसायी से हुई सनसनीखेज लूटकांड का खुलासा करते हुए जामताड़ा पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटे गए चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध अपराधी लाल रंग की मोटरसाइकिल से बिचकोड़ा फतेहपुर मार्ग होते हुए दुमका की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही एसआईटी ने बनगड़ी पुल के समीप वहां जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान लाल मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे दबोच लिया। बता दें कि गिरफ्तार युवक की पहचान फिरोज अंसारी के रूप में हुई है, जो देवघर जिले के चितरा थाना क्षेत्र के तुलुस डाबर गांव का रहने वाला। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और करीब 100 ग्राम चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ में यह भी बात सामने आया है कि देवघर, दुमका और जामताड़ा जिले में लूट, डकैती और हत्या सहित करीब 18 संगीन अपराधी मामले में इसकी भूमिका रही है। ऐसे में लगातार पूछताछ जारी है और जामताड़ा पुलिस एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। पहले आप सुने पुलिस का क्या कुछ कहना है। आज दिनांक 8/6/2026 को श्री शंभू कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को एक गुप्त सूचना मिली कि एक लाल रंग के मोटरसाइकिल में अपराधी बीचकोड़ा फतेहपुर के रास्ते दुमका की ओर जा रहा है। पूर्व से गठित एसआईटी टीम को निर्देशित किए और त्वरित बनगड़ी पुल के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में करीब 9:40 बजे एक लाल रंग की मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति उधर आता दिखाई दिया। पुलिस बल सतर्क होकर उसे घेरने का प्रयास की, लेकिन वो गाड़ी घुमाकर, मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया। उसे टीम के सदस्यों द्वारा दौड़कर पकड़ लिया गया। जी बिल्कुल, जामताड़ा पुलिस को आप सुन पा रहे थे और कहीं ना कहीं यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऐसे में सीधे जामताड़ा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष, बताएं, ये जो घटना हुई थी, ये घटना कहीं ना कहीं बाजार के बीचों बीच हुई थी और घर से करीब 100 मीटर दूरी पर ही सोने व्यवसायी से कहीं ना कहीं लूट की अंजाम दिया गया था। ऐसे में कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? ये सारे पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। बीते कुछ दिनों से जामताड़ा में ऐसे ही लूटकांड चल रहा था, लेकिन इस बार धर दबोचा है। 29 मई को रात को जो स्वर्ण व्यवसायी था अमरजीत बर्मन, उसका घर के 100 मीटर दूर ही लूटकांड को अंजाम दिया गया था। उसको कल पकड़ा गया है, गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। उसको बिचकोड़ा फतेहपुर मार्ग होते हुए वो दुमका की ओर भागने की फिराक में था। जी तो जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसे पकड़ा गया है। लेकिन जब ये लूट हुआ था तो लगातार व्यवसायियों में एक नाराजगी देखने को मिल रही थी और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अगर
इस बीच बाजार में ऐसी लूट की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी एक प्रेशर था और कहीं ना कहीं प्रशासन ने कुछ ही दिनों के अंदर बड़ा शिकंजा कसा है। क्या कहिएगा? जी सर, पुलिस के ऊपर तो दबाव था ही, बहुत बड़ा दबाव था। जो कॉमर्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष था वो भी उनको ज्ञापन सौंपा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी ऐसा हो रहा था। लेकिन पुलिस लगातार जांच में जुटा हुआ है। इसी के कारण इतना जल्दी और इतना बड़ा खुलासा हुआ है, लूटकांड का पर्दाफाश हुआ है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में संतोष, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या ये अकेला पूरा कांड को अंजाम देता था या इनके और भी नेटवर्क थे? अगर नेटवर्क थे तो कैसे ये लोग लूट की घटना को अंजाम देते थे? क्या कुछ जानकारी आ रही है? ये लोग सर पहले छिपे रहते थे, उसके बाद जिसको लूटने का इरादा बना था उसको मतलब विजन करता था। उसके बाद जब वो मतलब अकेले में रहता था तो उसको लूटकांड को अंजाम देता था। तमाम साथी के बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है संतोष? जिस दिन से लूटकांड हुआ था उस दिन तो 5 आदमी था, 2 बाइक में 5 आदमी था। तो फिलहाल अभी एक ही को पकड़ा गया है और 4 आदमी की तलाश जारी है और आरोपी से भी पूछताछ किया जा रहा है। कुल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं जामताड़ा पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बता दें कि 29 मई की शाम कहीं ना कहीं बीच बाजार में स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी थी और प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और इसी बीच कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और आरोपी को पकड़ने का काम कर लिया है। अब फिलहाल उसे पूछताछ जारी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और कैसे लूट की घटना को अंजाम देते थे। ये तो बात रही जामताड़ा की, लेकिन बात करेंगे अब हम मौसम की। आपको बता दें कि देश भर में मौसम ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली। दरअसल मानसून का आगमन हो चुका है और ऐसे में मौसम विभाग ने झारखंड समेत तमाम राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। अगर हम बात करें झारखंड में तो 17 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि कुछ इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा भी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण राज्य में बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ गई है। राजधानी रांची सहित संथाल परगना, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े नहीं होने की सलाह दी है। किसानों से भी खेतों में काम करते समय विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। साफ तौर पर प्रशासन को संभावित जल जमाव और वज्रपात से होने वाले घटनाओं पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं 15 जून तक मानसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है और बारिश का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा। जी बिल्कुल, तो मौसम के बाद अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि खंडगोत ब्लॉक के गोपाल बेरा गांव में बालू की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों ने बालू से लदे ट्रैक्टरों को रोककर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बालू की कीमतों में हुई बेहताशा बढ़ोतरी के कारण सरकारी योजना के तहत घर निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गोपाल बेरा में महज 4 से 5 किलोमीटर दूर बारकुंडा जिले के नागटूटुल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर बालू करीब 1200 रुपए में उपलब्ध है, जबकि गोपाल बेरा और आसपास के इलाकों में उसी मात्रा की बालू की कीमत 6000 से 6500 रुपए तक वसूली जा रही है। कीमतों से इस भारी अंतर को लेकर लोगों में आक्रोश है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बड़ा हिस्सा केवल बालू खरीदने में खर्च हो जा रहा है और ऐसे में निर्माण सामग्री की अन्य जरूरतों पर पूरा मुश्किल हो रहा है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है और इसी आरोप के साथ प्रशासन ने भी
साफ तौर पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है और लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बेहताशा बालू की कीमतों में वृद्धि हो रहा है और ऐसे में लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। आप भी सुने लोगों का क्या कुछ कहना है। বাড়ি পেয়েছেন? হ্যাঁ বাড়ি পেয়েছি। আচ্ছা, বাড়ি হচ্ছে আপনার? বাড়ি হচ্ছে, কিন্তু কমপ্লিট কি করে করবো? 6,000 টাকা বালি কিনে কি 1,20,000 টাকা কখনো হয়? কোনোদিনই ওটা হয় না। প্রশাসনকে আমরা বারবার অনুরোধ করছি যাতে এটা ঠিকঠাক যেন করে রেটটা, না হলে যেইটুকু রিংটন পর্যন্ত হবে না। 1,20,000 টাকা 6,000 টাকা বালি নিয়ে একতলা বাড়ি কোনোদিনই হবে না, কোনোদিনই হবে না। এটা অবশ্যই অনুরোধ করছি যেন এটা আপনার সংবাদের মাধ্যমে যেন যে পৌঁছে যায়, সকলের কানে যেন আসে, বিএলওর অফিসার স্যারেদের আমি কাউকে লিখিতভাবে আমাদের এখানে কোনো রকম কোনো কাউকে দেওয়া হয় না। আমরা পঞ্চায়েতে একটা লিখিত করেছিলাম, দিয়া জমা হয়েছে। আমাদের যে আরো নেতৃত্বরা আছে তারা কথা বললো আপনার সাথে। তো আমরা এর থেকে আর কিছু বলছি না। আমার নাম? আমার নাম হচ্ছে শুভঙ্কর পণ্ডিত, বাড়ি গোপালপাড়ায়। আমার বাড়ি পেয়েছেন? হ্যাঁ বাড়ি পেয়েছি। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ही करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कांगसा के केनलपारा इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दुकानों के खिलाफ ग्राम पंचायत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पंचायत की ओर से 11 दुकानदारों को 5 दिन के भीतर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि इन दुकानों का निर्माण पंचायत की अनुमति के बिना किया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 6 महीने पहले केनलपारा क्षेत्र में रातों रात कई दुकानें खड़ी कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इनमें से कुछ दुकानें सड़क डीवीसी की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। दुकानों के संचालन से मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क किनारे बाइक और साइकिल खड़े होने से अक्सर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में साफ तौर पर कांगसा ग्राम पंचायत के प्रधान सुमना साहा ने बताया कि पंचायत ने इन दुकानों के निर्माण की कोई अनुमति जारी नहीं की थी। प्रारंभिक जांच में निर्माण प्रक्रिया नियमों के विपरीत पाई गई है। इसी कारण संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। ওটা আমাদের মনে হয়েছে আমাদের কাছ থেকে কোনো পারমিশন না নিয়ে ওরা বাড়িটা বানিয়েছে, বাড়িগুলো দোকান ঘরগুলো। এই জন্যই আমরা ওনাদের কাছে পারমিশনের কি কাগজ আছে না আছে দেখতে চেয়ে চিঠি নোটিশ করেছি এবং ওনাদেরকে 7 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। কেনালপাড়ে কেন এগুলো করা হয়েছে? ওখানে 7টা দোকান আছে, 9টা আর একটা আছে আমার ক্যানেলের উপরে একটা রয়েছে দেখলাম। 9টা দোকান করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওনারা যদি নোটিশে ঠিকঠাক জবাব দেন আমরা দেখে নেবো, টাইম দিয়েছি। আর না দিলে তারপরে যা অ্যাকশন হবে সেটা আইনানুগ যা ব্যবস্থা না হয় আমরা নেব। আমার নাম সুমনা সাহা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, আকশা গ্রাম পঞ্চায়েত। আমি বেআইনি কনস্ট্রাকশন সরকারি জায়গা দখল করে ওখানে কয়েকটা দোকান করা যাচ্ছে, তখন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন কিন্তু তারা তৃণমূল করত, আর তৃণমূলের প্রভাবে সরকারি আইন মানেনি। অনেকবার ওদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, থানার মাধ্যমেও ওদেরকে কিন্তু জানানো হয়েছে, তারাও কিন্তু ওরা মানেনি। তারা কিন্তু ঘরটা কমপ্লিট করে নিয়েছে। এবারে এখন সেই সরকার আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত ওটাকে আবার নোটিশ করেছে, তাদেরকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাদের যদি কোনো কাগজ থাকে, সঠিক কাগজ থাকে, তারা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেখাবে, আর যদি না থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিবর্তী স্টেপ নেবে। হতে পারে দেখুন, জেনারেলি যদি যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে बेआईनी भावे। रुख अब रामगढ़ जिले का करेंगे। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए 3 सड़क हादसों ने लोगों को झंझोर कर रख दिया। दरअसल चुटू पालू घाटी और शहर क्षेत्र में हुए इन दुर्घटनाओं में 2 युवक की जान चली गई है, जबकि एक अन्य हादसे में कई लोग घायल हो गए। लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की बात कही है। बता दें कि घाटी क्षेत्र में एक अन्य हादसे में पीछे से आ रहे ट्रक ने एक बार जोरदार कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्षतिग्रस्त कार में कई लोग सवार बुरी तरह से घायल हो गए।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं अगर बात करें तो तीनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से सड़क किनारे से हटाया गया, जिससे यातायात बहाल हो सका। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं न कहीं लगातार हो रही घटना और इन घटनाओं में हो रहे हैं लोगों की मृत्यु और घायल लोगों से कहीं न कहीं लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से उचित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सीधे रामगढ़ से हमारे सहयोगी वलीउल्लाह जुड़ गए हैं, तो बताएं क्या कुछ घटना घटी है और किस तरह रामगढ़ में तेज रफ्तार का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। रामगढ़ जिले में खास करके चुटूपालू घाटी NH 33 रांची रामगढ़ लाइफ लाइन में आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है और चुटूपालू घाटी एक एक्सीडेंट जोन बन गया है। सोमवार को भी बाइक सवार राहुल कुमार पिता गोपाल रजवार की सड़क दुर्घटना में चुटूपालू घाटी में मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना कार और ट्रक की टक्कर में हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिसे पुलिस के द्वारा और स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं कैथना चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक नवीन कुमार की मौत हो गई। वहीं रामगढ़ उपायुक्त से इस संबंध में बात करने पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की बैठक में NHI को सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और चुटूपालू घाटी में CCTV कैमरा लगाने सहित सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि साफ तौर पर जैसा कि आप भी कह रहे वलीउल्लाह, चुटूपाली जो क्षेत्र है, घाटी है, वो एक्सीडेंटल जोन है। ऐसे में NHI हो या फिर यातायात विभाग हो, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है, कई लोगों की मौत हो जा रही है, लगातार लोग घायल हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उपायुक्त की बात का कितना असर होने वाला है? देखिए, रामगढ़ उपायुक्त जब से आए हैं काफी मेहनत कर रहे हैं और पहली बैठक में ही उन्होंने साफ आदेश दे दिया कि आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा की बैठक में कई दिशा निर्देश दिए हैं और साथकर ट्रॉमा सेंटर जो चुटूपालू घाटी के नजदीक सैनी होटल के नजदीक है, उसको अधिक बेहतर बनाने के लिए, जिससे कोई भी घटना होती है तो लोगों को बचाया जा सके और ब्लैक स्पॉट और चिन्हित स्थानों जहाँ पे घटनाएं हो रही हैं उनको चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वलीउल्लाह। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर घटना से लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और लगातार क्षेत्र में हो रही घटना से परेशान है और साफ तौर पर प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि जो घटना है उस पर नियंत्रण किया जा सके ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है और इन तेज रफ्तारों पर कब तक ब्रेक लग पाती। ये तो बात रही रामगढ़ की, लेकिन रुख करेंगे अब हम राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन के एक बार फिर कहीं ना कहीं विवादों में घिर गई। बता दें कि 300 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए चिन्हित जमीन पर रैयतों ने अपना दावा ठोक दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार जबरन उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प रही है और नगड़ी मौजा में करीब 23 एकड़ जमीन पर रिम्स 2 बनाने की योजना है। आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि यह जमीन गैर मजरूआ और खास है, लेकिन स्थानीय रैयतों का कहना है कि यह जमीन 1950 से उनके पूर्वजों के नाम पर है। CNT एक्ट का हवाला देकर ग्रामीण जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। हम लोग की लड़ाई 57-58 का बात चल रही है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या 57-58 के बाद सरकार उस समय एग्रीकल्चर ली थी बीज उत्पादन के लिए, तो सरकार बीज उत्पादन तो हम लोग एग्रीकल्चर से मांगे राइट के तहत कागज़, तो वो बोला कि हम इसको नहीं अधिकृत किए हैं। तो हम लोग उसमें 57-58 से ई तक 2012 तक खेती के 25-24 तक खेती करते आए हैं। आज हम लोग यहाँ पे ये नगरी के हैं हम लोग, और नगरी के साथ साथ ही इस नगरी में जो रिम्स 2 बन रहा है, सरकार करीब अब तो लगता है कि बड़ी ज़ोर शोर से पूरा फोर्स लगा करके वहाँ पे काम कर रही है। उसी को तैयारी आंदोलन का तैयारी को लेकर के हम लोग ये करमटोली के धुमकुड़िया में बहुत सारे संगठन, जो पिछले बार जो संगठन हम लोग के साथ में थे, और वो सारे संगठन और हम लोग मिल करके आज यहाँ पर एक तैयारी को लेकर के ही हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक सारा बात विचार।
बात अब देवघर की करेंगे। बता दें कि देवघर जिले को भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। दरअसल उर्वरक बिक्री और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र की महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना के लिए जिले का चयन किया है। इस परियोजना से उर्वरक वितरण और बिक्री व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा डिजिटल बनाया जाएगा। किसानों के द्वारा जो खाद का जो उपयोग किया जाता है, इस संदर्भ में 2 जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन किया गया है। देवघर उसमें से एक है। तो आज जिला स्तरीय ट्रेनिंग हो रही है और सभी जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं और ATM BTM है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर कृषक मित्र हैं और सभी किसानों को ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर देंगे। तो आज उसी ट्रेनिंग के दौरान सभी जो यहाँ पर रिटेलर्स आए थे और जो ब्लॉक स्तरीय ऑफिसर्स आए थे, DO थी, तो सभी के साथ एक बैठक हुई, एक वर्कशॉप हुआ। उसमें जो किसानों को सही मात्रा में खाद का उपयोग और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाने का जो मेन जो इसका पर्पस है उस विषय। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।